हेलो ऑल, मैं हूँ श्रेयस राज और आज हम लोग एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मैं इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक और मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख रहे हैं तो फिर ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस हैंड रिटन नोट्स की फ़ाइल में मैंने पूरे चैप्टर को सिर्फ 6 पेज में समराइज़ किया है। और अगर आप इतना पढ़ लोगे तो पास तो हो ही जाओगे, और टॉप मारना है तो फिर वीडियो देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये अगर इसका टाइटल है तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इस शब्द का मतलब क्या है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि व्हेन यू रिप्लेस हैंड लेबर विथ मैकेनिकल लेबर। मतलब जो काम जो पहले हाथ से किए जाते थे अब वो मैकेनिकल लेबर से होते हैं। जैसे चक्की तो पहले हाथ से पीसते थे, लेकिन अब तो उसके लिए मिक्सर आ गए हैं, चक्की आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक चक्की। तो समझ सकते हैं, है ना, कि आपके हाथ से हुए जाने वाले काम अब मशीन्स कर रहे हैं। तो इसका रेफरेंस हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी ले सकते हैं, जो नाइन्थ में हुआ था। तो नाइन्थ में अगर आपने टेक्स्ट बुक खोली होगी तो उसमें आपको याद होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में लिखा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी। एम्प्लॉयर्स जो थे लोगों के, उन्होंने इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद जो लेबरर्स थे उन्होंने झगड़ा किया एम्प्लॉयर्स के साथ, और बहुत लंबी कहानी है। बट अब हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देते हैं। सिंपल सी बात इतनी ही थी कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ और ये एक रेवोल्यूशन था। तो चैप्टर के शुरू में ही हमें ये पोस्टर दिखता है जिसमें ये खूबसूरत मोहतरमा खड़ी है जिनके पास ये सेंचुरी लिखा हुआ बोर्ड है। तो अभी इसमें 10th में इससे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में आएंगे ज़्यादातर, कि यार इस पोस्टर का मतलब क्या है, थोड़ा मतलब बताओ इस पोस्टर का। तो इस पोस्टर का मतलब है कि ये मॉडर्नाइजेशन को डिपिक्ट कर रहा है। अब कैसे डिपिक्ट करता है तो सुनिए, देखिए यहाँ क्या लिखा है, द डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो डॉन मतलब क्या, एक सवेरा। तो ये सेंचुरी का सवेरा है। अब ये रेफरेंस क्या है, तो इन मोहतरमा के पीछे ये कैमरा है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रैम है, ये शायद टेलीफोन है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सवेरा है, या फिर एक मॉडर्न सेंचुरी टेक्नोलॉजिकल सेंचुरी ऐसा कह सकते हैं। ये उसका सवेरा है, यानी डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में कहा जा रहा है। और ये जो पोस्टर है ये मॉडर्नाइजेशन इसको डिपिक्ट करता है। हम थोड़ा आगे जाए तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यार ये पब्लिश किसने किया था। थोड़ा बता दो उनको कि यार पब्लिश ईटी पॉल ने किया था। अब ये दो चीज़ें याद रखना कि यार ये क्या, इस पोस्टर का मतलब क्या है। तो यार ये मॉडर्नाइजेशन को डिपिक्ट करता है। और अगर हम नीचे देखें तो ईटी पॉल ने इसको बनाया है। तो मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्न। तो मॉडर्नाइजेशन को ये डिपिक्ट करता है जिसमें नए नए इन्वेंशंस हुए, ट्रेन, ये ट्रैम। तो वो लिख देना यार, तुम समझ गए ना, पब्लिश बाई टी पॉल। अब इतना जो पार्ट है इसको पढ़ सकते हो बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाए तो इसके नीचे एक और पोस्टर है। तो वो पोस्टर है द टू मैजिशियंस। अब अब इसमें सिंपल सा बात आती है कि यार दो मैजिशियन लोग है कौन। तो यार ये जो ऊपर देख रहे हो ना इसको, ये अलादीन है। देखने से नहीं लगता पर हाँ ये अलादीन है। और ये जो नीचे देख रहे हो ये मैकेनिक है। अब बोलोगे क्या दो मैजिशियन कैसे हुए ये लोग, तो दोनों अपने अपने रोल में मैजिशियंस है। अलादीन जो है वो अपने इस चिराग को घिस के ये इतना सुंदर महल बनाता है, लेकिन ये जो मैकेनिक है ये अपने औजार से ये आईफिल टावर, ब्रिजेस, बोट्स, बिल्डिंग्स, ये सब बनाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है ओरिएंटल। अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेना, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक खोल के थोड़ा पढ़ो। तो ओरिएंटल लिखा है, तो ओरिएंटल मतलब क्या, तो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना उनको ओरिएंट कंट्रीज़ कहते हैं। जैसे चाइना, जापान, कोरिया, ये सब ओरिएंटल कंट्रीज़ है। और इनको प्रिमिटिव दिखाया गया है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि यार ये तो अभी भी जादू में बिलीव करते हैं कि यार चिराग घिसोगे तो यार कुछ भी हो जाएगा, या आपको 3 विशेष मिलेगी। तो ये एक तरह से कहा जा रहा है कि यार ओरिएंटल लोग बहुत प्रिमिटिव है। और ऑक्सीडेंटल यहाँ लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, वेस्टर्न वेस्टर्न एरिया, जितना वेस्टर्न इलाका है जैसे अमेरिका, कनाडा, यार ये सब तो बहुत मॉडर्न है। इनके पास तो जादू है, लाइक ये लोग अपने दिमाग से ये सब बनाते हैं, ये उनके लिए जादू है। हम ये सब थोड़ी यूज़ करते हैं, ये चिराग वगैरह, हमारे पास तो मैकेनिक्स है जो अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो
अब सिंपल सा इसका इतना मीनिंग है कि यार ये ओरिएंटल्स को बोल रहे हैं प्रिमिटिव और खुद को बहुत मॉडर्न समझ रहे हैं। समझने तो यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आएगा कि यार ये कहाँ पब्लिश हुआ था, तो इनलैंड प्रिंटर्स इसमें इसमें मैगजीन में पब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1901। ये डेट याद रखने की उतनी ज़रूरत तो है नहीं, बट ठीक है याद रख लो, क्या पता। और इतना जो पार्ट है, ये पार्ट भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और अभी हम डायरेक्टली नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, या तब भी तो लोग जिंदा थे ना, तब भी तो लोग कपड़े पहनते थे, अपने रोज़मर्रा के काम करते थे। तो उस समय क्या होता था, उस समय क्या किया जाता था, या फिर उस समय कैसे चीज़ें प्रोड्यूस हुआ करती थी, क्योंकि फैक्ट्रीज तो थे नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है, अभी तो बिफोर की बात हो रही है ना। तो फैक्ट्रीज थे नहीं उस समय। तो मैनी हिस्टोरियंस कहते हैं कि यार उस फेज़ को हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बुलाएंगे। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों बुलाएंगे, क्योंकि प्रोटो मतलब किसी चीज़ का फर्स्ट और अर्ली फॉर्म। अब किसी तुम कोई इन्वेंशन करोगे तो यार उसका प्रोटोटाइप तो बनाओगे ना। अभी जो फ्रिज हम यूज़ करते हैं उसका भी प्रोटोटाइप कई सालों पहले बनाया गया होगा, यानी उसका एक अर्ली फॉर्म। अब वो उतना अच्छा अभी के फ्रिज जितना तो होगा नहीं, थोड़ा ख़राब खटारा टाइप होगा, लेकिन उसका अर्ली फॉर्म है ना वो। तो इसलिए तो ये हो गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, समझना ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो अभी हम नोट्स पे आ जाते हैं। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका हम डेफिनेशन कहेंगे तो क्या होगा, डेफिनेशन होगा एट द पीरियड बिफोर फैक्ट्रीज। जिस समय फैक्ट्रीज थी नहीं, उस समय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस फेज को कहा जाता है। तो उस समय दो तरह के लोग थे, अभी भी दो तरह के लोग हैं, मिडिल क्लास और रिच, या फिर मिडिल क्लास पुअर और रिच। तो उस समय कैसे थे, मर्चेंट्स और पीजेंट्स। ये मर्चेंट्स थोड़े रिच हो गए, रिच या फिर हायर क्लास, और ये थोड़े लोअर क्लास हो गए, पीजेंट्स। तो क्वेश्चन अब इसमें कहानी तो कैसी है कि मर्चेंट्स है ना, मर्चेंट्स उनको इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है, क्योंकि यार प्रॉफिट तो बहुत होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तुम अपनी चीज़ें दुनिया भर में बेच सकते हो, सोचो कितना पोटेंशियल है। तो उनको इंटरनेशनल मार्केट के लिए करना था प्रोड्यूस। और पीजेंट्स जो थे उनकी कहानी भी चालू हो गई थी कि ओपन और कॉमन फील्ड्स अभी बंद हो गए थे। तो ओपन और कॉमन फील्ड्स में कैसा था कि तुम जाओगे तो लकड़ी उठा के ला सकते हो, सब फ्री में। सब्जियाँ जाके लेके ला सकते हो फ्री में, सब कुछ। तो अभी जब ये ओपन और कॉमन फील्ड्स बंद होने लगे, तो यार अभी इनको सब्जियाँ, लकड़ी या फिर जो चीज़ें जो पहले फ्री मिलती थी अब वो फ्री नहीं मिल रही थी। तो अब क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें फ्री में नहीं मिल पा रही है तो उनको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें ना यार। तो उनको अब जो चीज़ें नहीं मिल पा रही है उनको ख़रीदना पड़ रहा है, क्योंकि उनको भी लाइक ज़िंदा रहना है ना यार। तो उनके जो इनकम पे बर्डन था वो बढ़ गया, क्योंकि अभी उनके पास फ्री फ्री मनी या फिर जो ऐसे बचे हुए पैसे कम बचने लगे, और उनकी इनकम श्रिंक होने लगी। अब उसी समय में कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो फिर यहाँ पे हमारे मर्चेंट्स भाई लोग ये अपना प्रोडक्शन टाउन्स में एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे गिल्ड्स थे। अब आप पूछोगे गिल्ड्स क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि गिल्ड्स जो थे ना वो ग्रुप हुआ करते थे। जैसे डॉन लोग ना, डॉन एरिया के डॉन होते हैं ना, वैसे ही ये बिजनेस में एक एरिया के डॉन थे कि यार तुम मेरे परमिशन के बगैर यहाँ पे कुछ बना नहीं सकते, यहाँ पे कुछ बेच नहीं सकते, और बेचोगे तो भाई फिर हम तुम्हारा काम परचेज कर देंगे। तो ये एसोसिएशंस हुआ करते थे जो ट्रेन क्राफ्ट्समैन को ट्रेन करते थे, और ऐसे अपने प्रोडक्शन पे कंट्रोल करते थे, और कंपटीशन और प्राइसेस रेगुलेट करते थे, क्योंकि प्रोडक्शन किसी चीज़ का बहुत होता है तो फिर उसकी प्राइस कम हो आती है। तो प्रोडक्शन भी रेगुलेट करना ज़रूरी है। कंपटीशन में बहुत लोग आ गए तो भी प्राइस कम हो जाएगी, उनको पैसे कम मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें गिल्ड्स करते थे। और सबसे बड़ी बात, वो नए लोगों को आने नहीं देते थे। तो इसकी अब वो कई बार पावरफुल भी होते थे, तो रूलर्स जो थे उनको मोनोपोली ग्रांट करते थे कि यार मान लो कि तुमको मटका बनाना है, तो मटका तो यार यही गिल्ड बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि रूलर ने कहा है, अब माननी पड़ेगी उसकी बात। तो कुछ चीज़ों पे उनको मोनोपोली मिल जाती थी, और इसकी वजह से मर्चेंट्स को तो यार बहुत दिक्कत होती थी कि यार अभी इनसे भी बात करो, इनको टैक्स दो, इनकी बात मानो, हर चीज़ में इनको बताओ। तो यार उतना कोई किसी को अच्छा नहीं लगता ना उतना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं यार हम जाएंगे कंट्री साइड में। सो दे टर्न टू द कंट्री साइड। अब पीजेंट्स और आर्टिजन्स जो थे वो लोग तो कंट्री साइड में ही रह रहे थे ना यार। तो उन्होंने क्या कहा कि
मर्चेंट्स ने कहा कि यार हम तुम्हें काम देते हैं क्योंकि तुम्हारी इनकम श्रिंक हो रही है और तुम्हारे जो ओपन और कॉमन फील्ड्स है ये भी बंद हो गए, तुम्हारी इनकम भी श्रिंक हो रही है, चलो हम तुम्हें काम देते हैं। और उनको भी पैसों की ज़रूरत थी बिसाइड्स फार्मिंग, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया वीविंग को, विच हेल्प देयर ऑलरेडी श्रिंकिंग इनकम, क्योंकि इनकम तो कम हो रही थी। तो फिर मर्चेंट ने जो उनको जो काम दिया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है तुम्हारे लिए काम करते, तुम पैसे दे रहे हो हम काम करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि देखो पीजेंट्स और आर्टिजन्स के पास बहुत बड़ी ज़मीन नहीं थी, छोटी छोटी ज़मीन के ऐसे टुकड़े थे, उन पे ये लोग काम करते थे। तो अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो यार उस ज़मीन पे 2 लोग ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लोगों की उस ज़मीन पे ज़रूरत है नहीं। तो बाकी के 3 लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे ही घर पे बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो अभी जो वीविंग का कल्चर शुरू हुआ इसने अपनी फैमिली का फुल पोटेंशियल यूज़ करने का उनको एक ज़रिया दिया कि यार जो 3 लोग अभी घर पे बैठे वो लोग वीविंग कर लेंगे, पैसे तो वो भी कमा रहे ना यार, तो एक वो एक अच्छी चीज़ हो गई। उनकी श्रिंकिंग इनकम थोड़ी सी बढ़ गई या बच गई। जो पीजेंट्स थे उन्होंने ये सब एगरली एक्सेप्ट कर लिया और इसलिए मर्चेंट्स इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर पाए। और बड़ी बात ये है कि यार मर्चेंट्स ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनाया था। एक मर्चेंट के अंदर 100-150 पीजेंट्स ऐसे ही काम करते थे। तो अब ये काम क्या था तो वो थोड़ा जानते हैं कि ये काम क्या करते थे। देखो ये सब तुम पढ़ लेना, ठीक है, ये सब है इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने ये सब समराइज़ कर लिया है, बट ये सब पार्ट अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। तो अभी हम पहुंचते हैं कि यार उनके काम क्या थे। तो एक सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर अपने मर्चेंट लोग जो थे वो लोग कंट्री साइड में काम करवा के सारा सामान लंदन भेजते थे। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ काम होते थे जैसे स्टेपलिंग, या जो स्टेपलर करता था उसको वो जो फाइबर होते हैं वुल के उसको सॉर्ट करता था कि यार अच्छे फाइबर इधर, ख़राब फाइबर इधर, इससे अच्छा कपड़ा बनेगा, इससे ख़राब कपड़ा बनेगा, तो ऐसी चीज़ें। और फिर वो उसको स्पिनर के पास लेके आते थे। अब जो वुल निकला है ना उसको धागा बनाना पड़ेगा उसका, तो उसके लिए उसको स्पिन किया जाता था, स्पिनर का वो काम होता था, जिससे वो लोग यान यानी थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, उसके बाद उसको लेके आते थे वीवर्स के पास। अब वीवर्स का काम क्या है तो आप भी जानते हैं, वो कपड़े बनाते हैं, तो उनको कपड़े बना देते थे। फिर वो जाता था फुलर्स के पास। फुलर्स अ पर्सन हु फुल्स द क्लॉथ, दैट इज टू गैदर क्लॉथ बाय प्लीटिंग। तो फुलर्स का भी एक काम था। उसके बाद डायर्स थे। तो इतने सारे स्टेप्स है तो सोचो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अब इसके बाद जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि सारी फिनिशिंग लंदन में हुआ करती थी, जहाँ से वो सब एक्सपोर्ट किया जाता था, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ये लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहते थे, ज़रा बताओ हमें। तो पूरी कहानी बता देना कि यार मर्चेंट्स लोग जो थे वो अपने कपड़ा जो था वो कपड़ा कंट्री साइड में बनवाते थे और बनवाने के बाद उसको भेज देते थे लंदन, और जहाँ से वो फिनिश होकर जाता था एक्सपोर्ट होने के लिए। सिंपल सी बात है। अब इस स्टेज में एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 से 25 वर्कर्स तो एम्प्लॉय होते ही थे। तो सोचो 100-150 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन जैसे फैक्ट्रीज आई उन्होंने ये सब डिस्टर्ब कर दिया। हम ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो यार। चलो फिर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट डाल देना कि यार और क्या पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा। थैंक यू।